बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिव करंट का टॉपिक एसी थ्रू कैपेसिटर डिस्कस करते हैं। एसी थ्रू कैपेसिटर डिस्कस करने से पहले बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैपेसिटर किसको कहते हैं। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट पर काम करता है और डीसी करंट पर काम नहीं करता। इसको स्टडी करने के लिए ये हमने एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यहाँ पर रखा है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के अंदर हमने एक बल्ब, ये कैपेसिटर और ये स्विच सीरीज में अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, ये देखने के लिए कि कैपेसिटर एसी करंट पर काम करता है और डीसी करंट पर काम नहीं करता। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। जैसे ही जैसे ही ये स्विच क्लोज किया तो हमने देखा है कि ये बल्ब लाइट्स अप हो जाता है, रोशन हो जाता है, जो इस बात की दलील है कि इस सर्किट में से करंट जो है वो फ्लो कर रही है। लेकिन जैसे ही हम इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को यहां से रिमूव करके इसकी जगह हम डीसी बैटरी लगाते हैं, फिर स्विच के क्लोज करने पर हम देखते हैं कि ये बल्ब लाइट अप नहीं होता, रोशन नहीं होता। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि डीसी करंट इस कैपेसिटर में से कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज देयर इज एन इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है, जिसकी वजह से इस कैपेसिटर में से डीसी करंट डायरेक्टली या कंटिन्यूसली पास नहीं कर सकती। और इस बात की अलामत क्या है? ये बल्ब जो हमने यहां पर लगाया था ये लाइट अप नहीं हुआ, रोशन नहीं हुआ। अब बेटा हम देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जब इसमें से गुजरती है तो ये कैपेसिटर कैसे काम करता है। तो बेटा जैसे ही यहां से हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा के स्विच को क्लोज करते हैं तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इस सर्किट में से करंट ऐसे फ्लो करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये टर्मिनल इसका पॉजिटिव होता है और ये टर्मिनल इसका नेगेटिव हो जाता है, तो यहां से करंट इसमें से इस तरफ पॉजिटिवली फ्लो करती है, इस तरफ। अब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान कैपेसिटर की ये वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होते जाएंगे और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज मुसलसल स्टोर होते जाते हैं। तो ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होती है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर होती है। अब जैसे ही ये नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होता है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अपने टर्मिनल को चेंज करता है। अब ये टर्मिनल इसका नेगेटिव होता है और ये टर्मिनल इसका पॉजिटिव हो जाता है। करंट अपनी डायरेक्शन सर्किट में से रिवर्स करती है। पहले क्लॉकवाइज फ्लो कर रही थी, अब एंटी क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज के दौरान क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगेन इस बल्ब में से मूव करते करते यहां पर आके नेगेटिव चार्ज के साथ मिलकर तो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाती हैं। तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि कैपेसिटर के साथ जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट की वजह से ये कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है और फिर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल शुरू होगा तो फिर ये कैपेसिटर जो वो चार्ज होता है। तो हमारे पास ये वाला कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट गुजरने पर मुसलसल चार्ज, डिस्चार्ज और फिर चार्ज होता है। तो ये इसका बेटा प्रोसेस होता है इसके काम करने का। अब लेट्स सपोज ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, चाहे साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल पोर्शन हो, दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। और चार्जिंग प्रोसेस के दौरान यहां पर जो चार्ज स्टोर होती है, चार्ज किसी एक प्लेट के ऊपर, चाहे ये वाली प्लेट हो चाहे ये, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। तो चार्जिंग प्रोसेस के दौरान जो चार्ज स्टोर होते हैं प्लेट्स के ऊपर, इसकी वैल्यू Q इज इक्वल टू C भी लिखी। यहां पर V की वैल्यू ये पुट कर देती है तो ये बन जाता है मेरे पास C V नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से बेटा ये बात बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है कि वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड चार्ज स्टोर ऑन अदर
प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, किसी भी प्लेट के ऊपर जो चार्ज स्टोर हुए हैं और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोनों के दोनों क्या है, इन फेज। यहां पर जरा वोल्टेज देख, इसका फेज देखते हैं, इसका भी और इसका देखते हैं, दोनों इन फेज। इसका मतलब यह है कि जब इनकी वेव फॉर्म ड्रा करते हैं तो वेव फॉर्म एक जैसी बनती है, साइनोसाइडल वेव फॉर्म होगी, इसकी भी और इसकी भी। अब नेक्स्ट रहा देखते हैं, करंट जो इस सर्किट में से फ्लो करती है, इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट ऐसे फ्लो करती है क्लॉकवाइज सिमत में या फिर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये एक्चुअली होती है हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और इसकी इक्वेशन आती है हमारे पास डेल क्यू ओवर डेल टी। ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो असल में ये जो क्यू और टाइम एक्सेस के दरमियान जो हम वेव फॉर्म ड्रा करेंगे, उस क्यू टी वेव फॉर्म की ये स्लोप को शो करती है। ये वाली करंट क्यू और टाइम एक्सेस के दरमियान जो ग्राफ ड्रा करेंगे उसका ये बन जाता है हमारे पास स्लोप। और ये जरा देखो बेटा, ये मैंने वेव फॉर्म ड्रा की हुई है, ब्लू वेव फॉर्म ये वोल्टेज को शो कर रही है और ब्लैक डॉटेड लाइनें जो शो यहां पर लगी हुई हैं, ये ब्लैक डॉटेड लाइनें चार्ज यानी क्यू को शो करते हैं। आप जरा गौर से देखें, पॉइंट ओ के ऊपर अगर वोल्टेज जीरो है तो चार्ज भी जीरो है, लेकिन ओ से ए की तरफ जाते हुए जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी उसी लम्हे चार्ज भी मुसलसल जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे, और ए से बी की तरफ आते हुए जैसे जैसे वोल्टेज डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे चार्ज भी डिक्रीज होते जाएंगे। तो यहां से ये वेव फॉर्म यहां पर ड्रा की है, इस बात से बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि ये वोल्टेज और चार्ज आपस में इन फेज है। अब ये जो स्लोप है, स्लोप को मैंने रेड लाइन से यहां से शो किया। अब स्लोप को डिस्कस करते हैं। पॉइंट ओ पर वोल्टेज जीरो, चार्ज जीरो, लेकिन यहां पर स्लोप जो है वो मैक्सिमम, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। ओ से ए की तरफ जाएंगे, वोल्टेज इंक्रीज होगी पॉजिटिवली, जबकि ये जो स्लोप है पी से एन की तरफ आते हुए डिक्रीज होता जाएगा। पॉइंट ए पर वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगी और ये जो हमारे पास स्लोप है पॉइंट एन के ऊपर आ जाएगा यहां पर जीरो। इसी तरह ए से बी की तरफ आते हुए ये वोल्टेज पॉजिटिवली डिक्रीज होती है, लेकिन उसी लम्हे ये स्लोप जो कि एक्चुअली करंट है हमारे पास, ये एन से आर की तरफ जाते हुए नेगेटिवली इंक्रीज होता है। और पॉइंट आर के ऊपर जाकर जब वोल्टेज यहां पर जीरो होती है तो ये स्लोप यहां पर मैक्सिमम हो जाता है, मतलब करंट इस पर नेगेटिव हाफ साइकिल के पीक पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब बी से सी की तरफ आते हुए ये स्लोप है, जो स्लोप ये नेगेटिवली इंक्रीज करती है, वोल्टेज नेगेटिवली इंक्रीज करती है, और स्लोप आर से एस की तरफ जाते हुए ये नेगेटिवली डिक्रीज करता है। पॉइंट सी पर आके वोल्टेज नेगेटिव हाफ साइकिल के पीक पॉइंट पर पहुंच जाती है और एस पॉइंट पर आने के बाद ये स्लोप अगेन जो है वो जीरो हो जाता है। तो बेटा अब यहां से गौर से देखते हैं कि ये जो हमारे पास पी एन आर एस टी कर्व है, ये एक्चुअली हमारे पास करंट टाइम के साथ साथ जैसे वेरी हो रहे वो उसको रिप्रेजेंट करता है। करंट टाइम के साथ साथ जैसे जैसे इसके अंदर वेरिएशन आ रहा है ये उस वेरिएशन को जाहिर करता है। तो ये वाली जो वेव फॉर्म यहां पे हमने ड्रा की है, इस वेव फॉर्म से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हर पॉइंट के ऊपर वोल्टेज और जो करंट है उसका फेज डिफरेंस आ रहा है हमारे पास पाई ओवर 2। लेट्स सपोज यहां से स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास पॉइंट पी ओ पॉइंट है, ये वाला ओ पॉइंट के ऊपर ये वोल्टेज का स्लोप लिखा हुआ है, यहां पर फेज जो है वो जीरो लिखा हुआ है, जबकि जो स्लोप है उसका फेज यहां पर पाई ओवर 2 है। तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो फर्क आ जाता है हमारे पास पाई ओवर 2। इसी तरह पॉइंट ए और एन, बी और आर, एस और सी, डी और टी, यानी तमाम के तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट्स पर अगर आप लोग इनका फेज डिफरेंस फाइंड करें तो फेज डिफरेंस अगेन सेम आता है हर पॉइंट के ऊपर, और डिफरेंस जो आ रहा है वो पाई ओवर 2 आ रहा है। साबित होता है
कि तमाम पॉइंट्स के ऊपर करंट लीड कर रही है और वोल्टेज लैग कर रही है, यानी करंट आगे जा रही है और वोल्टेज जो है वो पीछे रह रही है। कितनी? 90 एंगल के ऊपर वो रह रही है, यानी π/2 फेस डिफरेंस दोनों के दरमियान जो है वो आ रहा है। अब अगर इन वेव फॉर्म का आप वेक्टर ड्रा करते हैं तो वेक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन ये है हमारे पास, जो यहां से फिजिकल क्वांटिटी 0 से स्टार्ट करेगी, पॉजिटिवली इंक्रीज करेगी, उसका वेव फॉर्म जो है उसका जो वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और जो वेव फॉर्म पीक पॉइंट पर होगी यानी इस जीरो लाइन से ऊपर होगी वो लीड कर रही होगी, और जो जीरो लाइन से नीचे होगी वो लैग करेगी। इसका मतलब जीरो लाइन से ऊपर होने का मतलब ये होता है कि उसका फेस जो है वो इसके मुकाबले में ज्यादा होगा। तो यहां पर फेस इसका कितना है? π/2 है, इसका फेस 0 है, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो π/2 आता है। लिहाजा ये वाली जो मेरे पास वोल्टेज की वेव फॉर्म है इसका वेक्टर हॉरिजॉन्टल, और ये जो मेरे पास स्लोप की लाइन है या स्लोप की वेव फॉर्म है जो एक्चुअली हमारे पास करंट की वेव फॉर्म है, उसका जो वेक्टर है वो वर्टिकली अपवर्ड होगा। दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है? π/2 आ रहा है। इसके बाद हम इसकी रिएक्टेंस देखते हैं। रिएक्टेंस एक्चुअली हमारे पास रेजिस्टेंस ही होती है, लेकिन कैपेसिटर के लिए इसको एक पार्टिकुलर नाम दे दिया गया, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर की रेजिस्टेंस जो होती है उसको नाम दे दिया रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। और ये अल्टरनेटिंग करंट को कैपेसिटर में से फ्लो करते हुए जो मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है वही कहलाती है हमारे पास रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी, इसको नाम दे देते हैं रिएक्टेंस, और इसको एक्सी से लाड किया जाता है। फार्मूला इसका आता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और रूट मीन स्क्वायर करंट का जो रेशियो है इसको नाम दे देते हैं रिएक्टेंस, और ये आता है हमारे पास 1/ωc। ओमेगा यहां पर आ जाता है हमारे पास 2πfc। यहां से बेटा ये बात बिल्कुल क्लियर है, नजर आ रहा है ये रिएक्टेंस और ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी, दोनों आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस पेश करता है, या अल्टरनेटिंग करंट को कैपेसिटर में से गुजरते हुए बहुत सी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। लिहाजा अल्टरनेटिंग करंट लो फ्रीक्वेंसी पर इंतहाई कम मकदार में कैपेसिटर में से फ्लो करती है। इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो देगी तो ये रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है वो बहुत कम हो जाएगी, जिसके नतीजे में सर्किट में से बहुत ज्यादा करंट जो है वो फ्लो करेगी। इसी तरह यहां से इसके यूनिट फाइंड किए जा सकते हैं। यूनिट इसके ओम होते हैं, यहां से देख सकते हैं बेटा आप लोग कि इसके यूनिट जो है वो वोल्ट है और इसके यूनिट जो है एम्पेयर है। वोल्ट ओवर एम्पेयर जो ओम को शो करता है। अब लास्ट के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूंकि इन दोनों वेक्टर्स यानी वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेस डिफरेंस है वो 90 का, लिहाजा कैपेसिटर के अंदर जो पावर डेसिपेशन है वो ऑलमोस्ट 0 होती है। उसकी रीजन ये है कि पावर का जो फार्मूला है हमारे पास ये लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर cos 90 की वैल्यू लगाएंगे। cos 90 आपको पता है 0 के बराबर होता है, और जो 0 यहाँ पर वैल्यू लगाने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं तो पावर डेसिपेशन हमारे पास 0 हो जाता है। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छी तरह इसको तैयार करना है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। अल्लाह हाफिज।